लोग एक एक रिएक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला रिएक्शन हमें मालूम है, आयोडीन ट्रैपिंग बोलते हैं इसको, ठीक। दूसरा रिएक्शन हमारा था सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ठीक, ऑफ थायरोग्लोबुलिन। थर्ड रिएक्शन जो था थायरोपेरॉक्सीडेज के प्रेजेंस में था, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, ठीक, यहाँ पे TPO था। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन जो था वो ऑर्गेनिफिकेशन कहलाता है। ऑर्गेनिफिकेशन मतलब इसी आयोडाइड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के बाद हम लोग टायरोसाइल रेजिड्यूज पे लगा देते हैं, ठीक, तो इसको ऑर्गेनिफिकेशन बोलते हैं। और फिफ्थ रिएक्शन वहाँ पे लिखी नहीं थी, आगे समझेंगे, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो रेजिड्यू थायरोग्लोबुलिन था, इसके ऊपर टायरोसाइल के रेजिड्यूज लगे हुए थे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आयोडीन के मॉलिक्यूल लगे थे, ठीक है। अगर ऐसे अरेंजमेंट होगा ड्यूप्लेट के मल्टीपल में, तो इसको हम लोग डाई आइडो टायरोसिन बोलेंगे, ठीक। और अगर एक मोनो और एक ड्यूप्लेट ऐसे अरेंजमेंट में होगा, तो इसको हम लोग मोनो आयोडाइड टायरोसिन बोलेंगे, मोनो आइडो टायरोसिन बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोडीन ट्रैपिंग के लिए हमने ये देखा था कि सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर्स चैनल लगा था, ठीक है। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा था, ठीक। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड का मतलब ये हुआ कि जो आयोडाइड आयनिक फॉर्म में था उसे हमने ऑर्गेनिक फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर लिया। ऑर्गेनिफिकेशन जब इसी को हमने इसके ऊपर लगाया तो इसको ऑर्गेनिफिकेशन बोलेंगे। और कपलिंग रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे, ठीक। अगर एक मोनो आयोडोटायरोसिन का स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा डाई आयोडोटायरोसिन के उससे, तो इसको हम लोग ट्राई आयोडो थायरोक्सिन बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर दो मॉलिक्यूल DIT के कंबाइन करेंगे तो टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन बोलेंगे। और इन्हीं को ही तो हम लोग बोलते हैं, इसको T3 बोलते हैं, इसको T4 बोलते हैं। तो सिंस एक मॉलिक्यूल MIT और एक मॉलिक्यूल DIT का कंबाइन करेगा तो थायरोक्सिन, सॉरी यहाँ पे थायरोक्सिन नहीं, थायरोनिन, ठीक है। और अगर दो मॉलिक्यूल DIT के कंबाइन करेंगे तो थायरोक्सिन बनेगा। टेट्राआयोडो थायरोक्सिन बोलो या सिर्फ थायरोक्सिन बोलो, बात एक है, ठीक है। अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, तो ये तीनों ही रिएक्शंस जो हैं वो TPO के प्रेजेंस में हो रहा है, थायरोपेरॉक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि T3 और T4 में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, फंक्शनली, और बेसिकली थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या है। तो T3 और T4 में पहले पोटेंसी की बात करेंगे कि एक्टिव कौन सा ज़्यादा मॉलिक्यूल होता है। तो पोटेंट या फिर एक्टिव जो होगा
तो T3 ज़्यादा होता है और T4 कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी वाइज देखें तो क्वांटिटी में T4 ज़्यादा होता है और T3 कम बनता है, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ की बात करें कि बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल कौन ज़्यादा समय तक होगा, तो हाफ लाइफ की बात करें तो इसका तो सिर्फ 1 दिन के आसपास होता है, लेकिन इसके जो होते हैं T4 के वो अप टू 7 डेज हो सकता है, ठीक। T3 का जो मॉलिक्यूल होगा जब ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल होगा तो वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करके सर्कुलेशन में अवेलेबल होगा, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड एल्ब्यूमिन। और T4 जो होगा वो TBG से बाउंड करके घूमेगा, ठीक है, मतलब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक। और क्या कहते हैं, आपका जो T4 होगा यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नेगेटिव फीडबैक, ठीक। T3 नहीं होता, T4 होता है। तो मैक्सिमम T4 बाउंड किससे होता है, TBG से, और मैक्सिमम T3 बाइंडिंग होती है एल्ब्यूमिन से, ठीक है। अगर पेरिफेरल टिश्यू की बात करें, जैसे ये मान लो टिश्यू है, ठीक। पेरिफेरल टिश्यू में क्या होता है कि जो T4 अवेलेबल होता है ना सर्कुलेशन में, उसको कन्वर्ट करना होता है ताकि वो मोर पोटेंट या मोर एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर में से एक आयोडीन निकालना होगा। आप ये जो 3 और 4 नंबर देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स ही हैं इस स्ट्रक्चर में अवेलेबल, ठीक है, टायरोसिन के रेसिड्यूज पर। तो हमें हमें इसमें से एक आयोडीन निकालना है, तो जो एंजाइम होगा वो डी आयोडीनेज होगा, ठीक है। और इस T4 के मॉलिक्यूल की नंबरिंग के हिसाब से 5 प्राइम 5th पोजीशन पे जो होगा आयोडीन उसको रिमूव करते हैं। तो इस एंजाइम के हेल्प से हम लोग T4 को T3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी T3 को हम लोग बेसिकली कैटाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक। बाकी डीआयोडीनेजेस, ये जो डीआयोडीनेज है ये टिश्यू में अवेलेबल होता है, ठीक है। और डीआयोडीनेजेस भी जो होंगे वो हमारे पास कई तरह के अवेलेबल होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, D1, D2, D3, ठीक है। तो वो इस पर डिपेंड करता है कि पेरिफेरल टिश्यू कौन सी है, ब्रेन है, लिवर है, तो अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग टाइप का डीआयोडीनेज एंजाइम अवेलेबल होगा, ठीक है। अब हम लोग फंक्शनैलिटी की बात करें कि टिश्यूज पे जाके थायराइड हार्मोन फंक्शन क्या करता है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि थायराइड हार्मोन जो बेसिकली होता है वो आपका थार्मोजेनिक हार्मोन है, ठीक। इसका मतलब बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ओके। अब यहाँ पे अलग अलग टिश्यूज लिखेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस टिश्यू पे क्या काम करता है। तो अगर पहले मान लो हार्ट की बात करें, ठीक। तो हार्ट पे जो होता है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, तो उन पे ये थायराइड हार्मोन काम करेगा और उस वजह से क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हार्ट के टिश्यू पर। हार्ट के टिश्यू जो होंगे वहां पे उनके पास रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और जब T3 आएगा तो वो इन सब रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को। दूसरा टिश्यू ले लेते हैं, मान लो एडिपोज टिश्यू है, तो एडिपोज टिश्यू में बेसिकली आपका थायराइड हार्मोन लाइपोलाइसिस करवाता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, ठीक। उसी तरह से
मसल की बात करें तो मसल में प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। अब ये दोनों जो लाइसिस वाले फंक्शंस हो रहे हैं, हमें ये समझना होगा कि थायराइड हार्मोन जो होता है कैटाबॉलिक हार्मोन है, थर्मोजेनिक हार्मोन। तो कैटाबॉलिज्म बढ़ाएगा बॉडी का, ठीक है, तभी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा ये, और जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा उसको भी बढ़ा देगा। तो इस वजह से लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस देखने को मिल रहा है। और बोन की बात करें, अगर बोन पे ये काम करेगा बेसिकली आपके ऑस्टियोब्लास्ट जो होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन मेकिंग सेल्स, ठीक, उनको स्टिमुलेट करेगा और फिर बोन ग्रोथ होगी। ठीक, सीएनएस की बात करें तो फिर आपको ये ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है। और अगर हम लोग जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो जीआईटी में बेसिकली ये आपका ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, क्योंकि बॉडी के लिए फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो ओवरऑल जो थ्रू आउट द बॉडी है, तो बॉडी पे बेसिकली आपका क्या कर रहा है, ये बीएमआर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है। और सेल्स का क्या है कि सेल्स पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होते हैं उनके नंबर भी बढ़ा रहा है, ठीक है, ताकि काम ज़्यादा कर सके सेल्स, ठीक है। और दैट्स इट। तो ये आपको मैंने मोटा मोटा एक ओवरव्यू बताया है कि टिश्यू पर कैसे थायराइड हार्मोन काम करता है। एक और चीज़ है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, एक बेबी है, ठीक, उस वो पैदा हुआ और उसके T3 लेवल्स लो हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे में क्या है कि हम लोग इसको नाम देते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। सिंस पैदा हुआ है और थायराइड हार्मोन लो लेवल्स हैं थायराइड हार्मोन के, तो बच्चा जब डेवलपमेंट के स्टेज में रहेगा तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट होंगे, तो इसको डॉर्फिज्म भी दिखेगा, क्योंकि बोन और ग्रोथ सही से हो नहीं रही है, ठीक है। और इसके साथ इसको मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि सीएनएस ब्रेन डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ऐसे में इस कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म को हम लोग बोलते हैं क्रेटेनिज्म, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा क्लिनिकल एक पॉइंट था, बाकी हम लोग और भी पॉइंट्स देखेंगे जब पैथोलॉजी की बात करेंगे। तो आई होप आप लोग को थायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी समझ में आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।